ये आलम बसीत, यूनिवर्स या ब्रह्मांड, जो 10 से 15 अरब साल पुराना है, इसमें तरह तरह के ग्रह उपग्रह वगैरह हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं। हमारी ज़मीन जो बस इस मौजूदा हालत में 4 अरब साल आई, और इससे कबल तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पर जलते हुए खौलते हुए पानी का संबंध मौजूद था, और ये समुंदर में स्ट्रोमेटोलाइट यूनिसेलुलर एनिमल से शुरुआत हुई, ऑक्सीजन आम हुई माहौल में, और 10 लाख साल पहले आदमी या मानव जाति ने दुनिया में कदम रखा। और ये वो ज़माना था जबकि लोग जंगली थे, लेकिन आज के ज़माने में बस ये तो 25,000 साल पहले ही आज के हम जैसे लोग यूरोप और एशिया में आबाद हुए। बकौल हमारे ज्योतिर्मय मृत्युंजय डॉक्टर जगदीश पांडे के अपने भारत में या हिंदुस्तान में तो आर्यंस आ गए थे 25,000 साल पहले, और वो शिकार करते थे घोड़ों वगैरह का अपनी उदर पूर्ति के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये 25,000 साल या 10 लाख साल ये तो बस पलक झपकने की मुद्दत है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिहाज से, यानी अर्जियाती उम्र के लिहाज से ये पलक झपकने की मुद्दत है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं। और हम लोग तो बस एक ज़र्रे नाचीज़ हैं इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। आखिरकार जब सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं, तहजीब, जो आम तौर से हिस्टोरियंस या इतिहासकार लिखते हैं ये 5,000 साल पुरानी है, हालांकि 25,000 साल पहले के भी आसार मिले हैं कच्छ वगैरह में बकौल डॉक्टर जगदीश मृत्युंजय के, लेकिन आमतौर से अधिकतर वो जो पश्चिमी इतिहासकार हैं वो सिंधु भारतीय सभ्यता को मानते हैं 5,000 साल। एक्चुअली इसी सिंधु शब्द से ही हिंदू बन गया, और जिससे अपना भारत हिंदुस्तान भी कहलाता है। समाज बने, लोगों ने जीने का सलीका सीखा, जिज्ञासा बढ़ी, ब्रह्मांड के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, क्योंकि ज़मीन हमारा उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जहाँ पर के ये ऊर्जा का स्रोत पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल है, सौर ऊर्जा है, वगैरह वगैरह। लेकिन यही फॉसिल फ्यूल से हमें जब ज़्यादा इसको कसरत से प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, यही दुनिया को नुकसान पहुंचाता है। तो अब ये बताने के लिए ये एक्चुअली ये पेट्रोल कहाँ मिलता है, कितनी मुश्किल से मिलता है, इसे सहेज के रखना है, इसलिए हम आपको शुरुआती दौर से दुनिया कैसे शुरू हुई, ज़मीन कैसे बनी, क्या हुआ, इस तमाम बातें बताना चाहते हैं जो आपके लिए दिलचस्पी से खाली ना होगा। अब जब ब्रह्मांड के बारे में तरह तरह की पेशीन गोइयाँ, तमाम इंकशाफात, तमाम तरह के शोध हो गए, और आखिरकार जब पता चल गया कि मुश्तरी हमारी ज़मीन का मुहाफिज है, वो टूटते तारों से हमें महफूज रखता है, बल्कि शायरों ने भी इस पर कहा कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला। कहने का क्या मतलब है कि गालिब को ने भी अंदाज लगाया कि जो टूटते सितारे हैं आसमान पर तो चमकते हुए बेशक नज़र आए, लेकिन दरअसल ये पत्थर ही हैं। और पत्थर की हिफाजत का तो खैर हमेशा से ख़ास तौर से भारत में तो हमेशा से इसके लोग कायल रहे हैं, और पुरातत्व विभाग में पर सबसे पहले पत्थर ही के हथियार इस्तेमाल में आए, फिर तांबा, कांस वगैरह वगैरह के। अब इधर उधर न जा करके अभी तो सिर्फ ये बताना है कि ब्रह्मांड के बारे में अब जापान के तकाकी कजिता और जो टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और अल्फ्रेड मैकडोनाल्ड जो कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं,
उन्होंने सोच बदल दी। उन्होंने कहा न्यूट्रोनॉस ये ब्रह्मांड में होता है। ब्रह्मांड क्या सब जगह होता है, बल्कि ये वो सब एटॉमिक या एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिनमें कोई बरकी रौ नहीं होती, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। और ये जो बनते हैं ये एक तरह के परमाणु संयंत्र जो तारे और हमारे सूरज के में मौजूद हैं उनके परमाणु के वजह से ये बनते हैं। बल्कि सुपरनोवा के ब्लास्ट से भी ये कहा जाता बनते हैं। ये इतने छोटे सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं कि ये हर जगह पाए जाते हैं। पहले तो माना जाता था कि इनमें भार नहीं होता, लेकिन अब नोबेल प्राइज विजेता तकाकी कजिता, जो अभी मैंने बताया कि जापान के हैं, और अल्फ्रेड मैकडोनाल्ड उनके लिहाज से ये प्रकृति बदलने वाले ये पार्टिकल हैं। ये जब सूरज से चलते हैं तो ये रंग बदला करते हैं, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। अब नतीजा ये है कि हमारे जिस्म में भी ये पेवस्त हैं और होते रहते हैं, लेकिन इसे हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि 3 ट्रिलियन न्यूट्रोनोज तो आँख के ज़रिए से पहुँचा करते हैं। लेकिन खैर यहाँ ब्रह्मांड की बात हो गई, ब्रह्मांड में हम भी हैं, जब मौजूद हैं इस वजह से ये असरअंदाज नहीं होते, क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, किसी भी किस्म की बरक़ी रौ नहीं होती। अब ये एक तरह से अहानिकारक चीज़ें हैं। अब इसके आगे चलिए, ये तो ब्रह्मांड के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत, लेकिन हमें ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानना है, क्योंकि ज़मीन ही हमारा आशियाना है। ज़मीनी में तमाम पेड़ पौधे, हरियालियाँ, हमारी सेहत के लिए बड़े बड़े पहाड़ हैं। लोग बड़े पहाड़ को सोचते हैं कि यह है क्या, तो ये है हमारी ज़मीन। समतल तो है नहीं, ना पूरी तरह से गोल है, बल्कि ये तो एक अंडाकार शक्ल में है, और इसकी ये समतल भी नहीं है, नशेब व फराज है। नशेब व फराज यानी उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ आप छोटे स्केल पर ना समझिए, बड़े के बड़े पैमाने पर समझिए। यानी जो पहाड़ है उससे आप मान करके चलिए, ये तो वो बहुत ये फराज हो गया, ऊंचा क्षेत्र। और नशेब यानी समुद्री क्षेत्र, अब जिसे बोलते हैं फर्श समुंदर मानिए, ओशन फ्लोर। एक तरफ तो माउंटेन है, एक तरफ ओशन बेसिन या ओशन फ्लोर। अब जब आप ये देखेंगे कि ये जो पहाड़ हैं ये तो इतने ऊंचे हैं क्यों, और ये जो ओशन फ्लोर है क्यों, वजह उसकी ये है कि हमारी जो ज़मीन की पपड़ी है वो सियाल और सीमा, 2 चीज़ें मिलकर बनी है। सियाल तो हो गया वो पपड़ी जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, ये इसका घनत्व, ये घनापन कम होता है, आप समझिए 2.7। लेकिन जो ओशन फ्लोर है वो सीमा का बना होता है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। यह अपर मेंटल का पार्ट है। ज़मीन का सबसे ऊपरी हिस्सा क्रस्ट हो गया और उसके नीचे का हिस्सा मेंटल हो गया, जो समझिए कि 100 किलोमीटर के बाद, कुछ कहते हैं कि 45 किलोमीटर। अल्फ्रेड ये जो आर्थर होम्स में माना है कि 33 किलोमीटर, खैर जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि सीमा SiMa यानी सिलिका एंड मैग्नीशियस बना हुआ जो है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, 3.3 यानी घनापन। तो अब आप देखिए, एक तरह से ये जो सियाल की परत है ये सीमा की परत पर एक तरह से खिसकती है, फिसलती है, क्योंकि ताकतें हैं हमारे ज़मीन के अंदर, वो ताकतें जो एक तरह से ज़मीन को आगे विकास भी लाती हैं और दूसरी तरफ उसको तोड़ती भी हैं। यानी वो शक्ति कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव शक्तियों में आप मान लीजिए कि पहाड़ है, डिस्ट्रक्टिव शक्तियों में आप मान लीजिए कि बेहतरीन है, और ये दोनों चीज़ें बराबर होती रहती हैं। कहीं महाद्वीप बनते हैं
कहीं महाद्वीप खत्म होते हैं, कहीं पहाड़ बनते हैं, कहीं पहाड़ टूटते हैं, खत्म होते हैं। तो ये सिलसिला कभी जलजले की शक्ल में नमूदार होता है, कभी सुनामी की शक्ल में, तरह तरह से हुआ करता है। अब ये है कि जैसे साइंसदानों ने सोचा कि ये सब क्या है, शोध शुरू हुई। अब शोध से ये पता चला कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, वो पैंजिया कहलाता था, और उसके चारों तरफ जो समुंदर था बहुत लंबा चौड़ा बड़ा, पैंथालसिया था। आज तो नए अनेक कितने समुंदर हैं, आप तो जानते हैं, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये तमाम चीज़ें, और इसी तरह से कॉन्टिनेंट भी या खुशकी के खित्ते ही बहुत हैं, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका वगैरह, यूरोप। कहने का मतलब ये है कि पहले सिर्फ एक पैंजिया था, फिर वो करोड़ों साल पहले दो हिस्सों में टूट गया, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड वो था जिससे कि अपना भारत 9 करोड़ साल पहले अलग हुआ। दरअसल गोंड किंगडम एक भारत में हुआ करती थी, उसी के नाम पर गोंडवाना लैंड पड़ गया। फिर धीरे धीरे लारेशिया और मुख्तलिफ समय के साथ साथ और हमारी जो जियोलॉजिकल पीरियड है उसके समय के लिहाज से करोड़ों साल में अब ये कॉन्टिनेंट बन गए, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप वगैरह। और जब ये बन गए तो अब ये हुआ कि भाई ये खुशकी के खित्ते हैं, और जो उसमें समुंदर बने वो जनाब गड्ढे थे बड़े बड़े, जो जियो सनशाइन, उसमें समुंदर बन गए। जो उभरे हुए हिस्से थे पहाड़ों के वो एंटीक्लाइन कहलाए, जो वादियाँ या नशेब के हिस्से थे वो घाटियाँ कहलाई या सिंक्लाइन कहलाया। अब नतीजा ये है कि आप ये मान के चलिए, जो ज़मीन के ऊपर एंटीक्लाइन दिखाई देता है वो एक्चुअली ज़मीन के नीचे सिंक्लाइन है, और जो ज़मीन के नीचे सिंक्लाइन है वो ज़मीन के ऊपर एंटीक्लाइन है। अब यही जो तरह तरह की बनावटें पैदा होना शुरू हुई, ये सब वेदरिंग से, ज़मीन की शक्तियों से, खड़ी शक्ति, पड़ी शक्ति, खड़ी शक्ति मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, पड़ी शक्ति यानी क्रस्टल जनरल क्रस्टल मूवमेंट, और आखिरकार जब कॉन्टिनेंट टूट गए और अब अपनी इस पोजीशन में आ गए और साइंसदानों ने खोज करना शुरू की, तो नतीजा ये पाया कि जब अपना ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये यूरोप और अफ्रीका से पश्चिम की तरफ खसक रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ये इधर पूरब की तरफ जा रहा है, और इसके बीच में जो जगह बनी वो पैसिफिक ओशन हो गया। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि अपना जो ऑस्ट्रेलिया है जो, और भारत वगैरह जो अफ्रीका से अलग हो करके ये पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बीच में हिंद महासागर है। अब दरअसल ये तो हो गया माइग्रेशन या ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब जो किनारे थे ओशन के, ओशनिक बेसिन के जो किनारे थे जो मजबूत थे, वहाँ पर तो ये पहाड़ों का सिलसिला मजबूत थे, पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। अब अभी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ये पूरी तरह से लोग साइंसदानों ने नहीं माना था। इसके लिए प्लेट टेक्टोनिक्स का नज़रिया पेश किया अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर के लिहाज से उनका कहना यह है कि हमारी ज़मीन 6 खंडों में यानी 6 प्लेट्स में बनी है। ये सब एक साथ तौर से इतनी मोटी प्लेट नहीं है कि सब समान रूप से मोटी प्लेट हो। आमतौर से ये 100 किलोमीटर थिक प्लेट मानी जाती है। 100 यानी 100 किलोमीटर मोटी प्लेट।
ये प्लेट क्या, आप ये समझिए खंड हैं, ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, 6 प्लेट्स हैं जो या तो आपस में टकराते हैं, ये कोलिजन कहलाता है। ये कोलिजन से भी क्या होता है कि जनाब पहाड़ बनना शुरू हो गए। कोलिजन से फ्रैक्चर शुरू हो गया, यानी भ्रष्टा जिसे बोलते हैं, फॉल्टिंग, फोल्डिंग, और कन्वर्जेंट एक जोन आ गया कि दो प्लेटें चली, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे यानी घुसने की कोशिश कर रही है, यानी थिकर प्लेट तो नीचे है और थिनर प्लेट ऊपर है। वहीं पर अब देखिए कि आर्क बन गए, पहाड़, ये आइलैंड आर्क्स बन गए, कहीं रिफ्ट वैली बनी। रिफ्ट वैली का मतलब होता है जब दो चीज़ें अलग, दो प्लेट्स अलग अलग हटती हैं, यानी डाइवर्जेंट, तो रिफ्ट वैली बन जाती है। रिफ्ट वैली का मतलब यह है कि अलग होना, यानी एक परत जो अपनी क्रस्ट की पपड़ी जो ज़मीन की टूट गई है, अब जनाब वो टूट के अलग अलग हो गई, ये रिफ्ट वैली हो गई। अब उसके अंदर तरह तरह के डेवलपमेंट होते हैं, जियोलॉजिकल डेवलपमेंट, फोल्डिंग, फाल्टिंग, और उसके अंदर भी छोटे छोटे पैमाने पर सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बनते हैं। नतीजा क्या होता है कि सिंक्लाइन में तो पानी के ज़खायर मिलते हैं और एंटीक्लाइन में आमतौर से पेट्रोल मिलता है। कहीं क्रेटान में मिलता है, कहीं रिफ्ट वैली मिलता है। जो क्रेटान वो हो गया जो रिफ्ट वैली के दोनों तरफ जो ऊंचे ऊंचे हिस्से रह गए मजबूत टाइप के, लीजिए वो क्रेटान कह, कहीं ये हुआ कि क्रेटान वो संगलाफ चट्टाने हैं कठोर टाइप की, कहीं जनाब जो पहले से पहाड़ बने हुए हैं उसके अंदर ये आतश फिशानी मादा पहुंच गया जो डाइक और सिल कहलाया, कि उससे पता चला कि जो उसके बाउंड्री थी जिधर से वो अंदर दाखिल हुआ था, वहाँ पर बर्निंग वो क्रिया जो है वो दिखाई देती है। पता चलता है कि ये तो बाद का इंट्रूजन है, ये बाद में सिल और डाइक जो है, जो ज्वालामुखी ये पहाड़ियाँ हैं, वो जनाब उन पहाड़ियों में दाखिल हो गई। अब इससे क्या फ़ायदा है, आप समझिए कि 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1500 केल्विन पर, केल्विन का आप ये मान के चलिए कि इसका 0 डिग्री होता है 495 फ़ारेनहाइट होता है। अब इसे आप कैलकुलेट कर लिए 1500 केल्विन कितना होगा। कहने का मतलब यही, इससे जो अपना कार्बन है या ग्रेफाइट और कोयला यही बदल जाता है हीरे में, यानी इग्नियस रॉक में लीजिए आपको कीमती पत्थर मिल गए, कीमती नगीने मिल गए, देश के विकास के लिए फायदेमंद। साथ ही साथ अब ये जो सिंक्लाइन था जिसके अंदर के तलछट इकट्ठा हुई आके और वहाँ पर फोल्डिंग हुई, वो बनावटें हुई, उसके अंदर सोर्स रॉक, रिजर्वायर रॉक और कैप रॉक पैदा बनी। ये जो परतदार चट्टानों के किस्में हैं। सोर्स रॉक वो है जिसमें के तमाम जानवरों के फॉसिल वगैरह मिलते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से। किचन का बावर्ची खाना है, यानी वो पेट्रोल का बनने का, फिर वो निचोड़ के सैंड स्टोन में गया, रिजर्वायर रॉक हो गई, कैप रॉक, मार्बल। अब अगर ये एक तरतीब में मिले तो लीजिए पेट्रोल मिल गया। पेट्रोल खोजने में बड़ी दिक्कत, उसके लिए जियोफिजिकल सर्वे, जियोकेमिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे बहुत करके पेट्रोल खोजा गया। बहरहाल 9 कुएँ अगर खोदे गए, 45 करोड़, पहले तो सस्ता का ज़माना था तो 45 करोड़ में ड्रिल हो जाते थे, अब तो खैर 100 करोड़ भी लग जाते होंगे, क्योंकि ताज़ा आंकड़े हमारे पास फ़िलहाल उसके नहीं हैं, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका। अब कहने का सीधा सच्चा मतलब है कि 9 कुएँ मान लिया ड्रिल किए गए, तो लीजिए उसमें एक ही आदमी मिलेगा पेट्रोल। खैर वो तो इकोनॉमिक दृष्टि से फ़ायदेमंद होता है, तभी उसको प्रोडक्शन में लाया जाता है।
तरह से पाया ये गया कि इतना एक तरह से ये साइंस का जुआ है कि इतना खर्चा किया जाता है तेल ऑयल की ड्रिलिंग वेल्स के लिए, और नतीजा क्या निकलता है कि बस एक ही आदमी। लेकिन खैर वो इतना हो जाता है कि आर्थिक दृष्टि से फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए आजकल तो ये किया जा रहा है कि इनको प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दिया जा रहा है ताकि कम खर्च हो और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाल सकें। अब होते करते इतनी मुश्किलों से तेल निकला, उसको बड़ी फराख दिली से, दीदा दिलेरी से, या ये कहिए कि अंधाधुंध प्रचुर मात्रा में विकास के नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन और विकास और ये सब के नाम पर खर्च कर दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। अब आप पूछें ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? यही वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दुनिया भर की जो रेफ्रिजरेटर में काम आती है, ये सब तमाम गैसें निकलती हैं। और वजह उसकी डिफॉरेस्टेशन कि आपने जंगल को काट दिया, शहरों का बढ़ना, कि बस ये तमाम जहाँ जहाँ खेत खलिहान थे, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सूख रहे थे, उनका नाश करना। तो इस तरह से बहुत सी बातें हुई, तो आखिरकार जलवायु परिवर्तन हुआ, एक्सट्रीम क्लाइमेट के ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा बाढ़, और अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, इधर उधर जहाँ बर्फ़ के पहाड़ टूटे, ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं। होते करते अब ये हुआ कि अब इसका बुरे इफेक्ट और क्या हो सकते हैं। उसमें यह है कि ये जो कीटाणु हैं वो बहुत ज़्यादा, जो कीट पतंगे हैं उनका बहुतायत से आउटबर्स्ट जिसे कहते हैं, आउटबर्स्ट ऑफ these इंसेक्ट्स, और महंगाई हो जाना, ये भी उसी का सब इफेक्ट है, क्योंकि पैदावार कम होगी, मांग बढ़ी, महंगाई हुई। यहाँ तक कि बिजली का जो ब्लैक आउट होना, बिजली का कम पैदा होना, ये सब आप यही मान के चलिए कि ग्लोबल वार्मिंग के ही परिणाम है। और मेरा ख्याल तो ये कि हो सकता है कि कोरोना भी इसकी एक वजह हो, ग्लोबल वार्मिंग की। ये अच्छी तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना पूरी तरह जा नहीं रहा है, अब वो शक्ल बदल के आ रहा है, कभी अल्फा बीटा, कभी अब आजकल ओमिया कोरोना। खैर ये सब के प्रति अब हमें सचेत होना है, उसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा की ज़रूरत है। वैकल्पिक ऊर्जा क्या मतलब? सोलर, उनमें सबसे ज़्यादा तो खास चीज़ सोलर एनर्जी है, या सूरज। सब जानते हैं पैनल लगाए भी जा रहे हैं, बड़े बड़े संसाधन और के ही लोग अभी पैनल लगा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही महंगा सौदा है। तो यहाँ हम बता रहे थे कि अभी सोलर एनर्जी से शक्ति प्राप्त करना थोड़ा महंगा है, लेकिन धीरे धीरे अगर सरकारी रियायत मिले तो जैसे बिहार में और जगह उसका बहुत आमतौर से इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन विंड एनर्जी है, वायु से चलने वाले पंखे लगा दिए जाते हैं, जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं उनसे विंड एनर्जी ली जा सकती है। और हमारा देश तो भाई चूँकि 6000 किलोमीटर का एरिया समझिए समुद्री है, वहाँ पर हाई टाइड जो 5 से 10 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं, उठती हैं ये तरंगे, इन तरंगों से बिजली प्राप्त की जा सकती है। इससे आप समझिए कि 40,000 तक मेगावाट की क्षमता का पावर स्टेशन बिजली का लगाया जा सकता है। कच्छ में, गुजरात के एरिया कच्छ में जो समुद्री एरिया है, वहाँ पर तकरीबन 1000 तो होगा ही, समुंदर के अंदर से
तरंगे जो ली जा सकती हैं उनमें मेगावाट की बिजली वगैरह। तो ये समुंदर मंथन से अब आप बिजली लीजिए। समुंदर मंथन का मतलब ये नहीं है जो देवताओं के ज़माने में सुर और सुरों के बीच में वो चला था। समुंदर मंथन का मतलब है तरंग, जो समुद्री तरंगे हैं, हाई टाइड लो टाइड हैं। अगर समुंदर से हम अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें मिनरल्स वगैरह खनिज पदार्थ भी मिलते हैं और तमाम मछलियाँ और ये सब भंडार होता है। साथ साथ इसको हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो समुंदर बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत का हामिल है। इससे हम हाई टाइड से बिजली ले सकते हैं। और बल्कि आप समझिए कि संसार में, पूरे संसार में सिर्फ 20 ही जगह ऐसी होंगी जहाँ पर ये तरंगे इतनी ऊंची उठती हैं जो बिजली लेने के लिए उपयुक्त है। और उनमें हमारा भारत भी एक है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब इसके लिए संगोष्ठियाँ भी हो रही हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और अगर हमने इस पर ध्यान दिया वैकल्पिक ऊर्जा पर, तो हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड के विसर्जन को कंट्रोल कर पाएंगे। जो ग्रीन हाउस गैसेस जो अभी बताया कि ये वाटर वेपर वगैरह जो, और कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम रेफ्रिजरेटर वाली गैसें जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं, जिनके अंदर जलवायु बदलता है, जलवायु चेंज होता है, उससे हम अपने को महफूज रख पाएंगे। बस हमारा यही पैगाम है कि हम करें अधिक से अधिक वृक्षारोपण, तभी होगा। ये पैगाम हमने लोगों को यही दिया है। और इसके लिए खैर हर जगह कोशिशें भी हो रही हैं। ONGC जैसे वाले नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, केंद्रीय विद्यालय और भी बहुत से शैक्षिक संस्थान, उसके अंदर ये वृक्षारोपण हुआ करता है। हम लोगों ने वन दिवस के तौर पर भी एक दिन बना रखा है, जिस जिस दिन हम तय करते हैं कि वृक्षारोपण करेंगे। और साथ ही साथ हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि वृक्षारोपण करना है, हमें आइडिल जो रनिंग करते हैं हम लोग, मोटरसाइकिल वगैरह की, कार की, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसकी बचत करना चाहिए। गैस को, आसाम में मैं था तो मैं देखता था लोगों ने जनाब अपने चूल्हे जला रखे हैं, गैस निकल रही है। पूछा क्या है? अरे वो तो चूंटी भगाने के लिए, कीड़े मकोड़े भगाने के लिए। तो हमें इस किस्म की जो फजूल खर्ची है गैस के मामले में या फॉसिल फ्यूल के मामले में नहीं करनी चाहिए, यही हमारा कहना है। और साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण के लिए भी हमें हमेशा बेदार रहना है, जागरूक रहना है। लोगों को स्वच्छ वातावरण के बारे में इनाम देना है। जैसे कि वैश्विक यानी दृष्टिकोण से ये तय पाया गया कि वो विकासशील देश जिन्हें अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लानी है, उनको $100 अरब मिलेगा। बल्कि ये राशि 2020 यानी 2025 से और बढ़ाई जा सकती है। इसी प्रकार हमें उन तमाम लोगों को उत्साहित करना चाहिए, उन शिक्षण संस्थानों को, उन तमाम अस्पतालों को, और जितने भी बड़े बड़े कल कारखाने हैं वहाँ के लोगों को, कि वो हर जगह कुछ न कुछ वृक्ष रोपण करें। और अगर एक पौधा काटें तो उसकी जगह 10 लगाएं, तभी हमारा इसमें कल्याण होगा। इससे ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे सोख लेंगे और हम लोग ये लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे कि 2 डिग्री से ज़्यादा ये टेम्परेचर न बढ़ने पाए। क्योंकि अब तक 380, पहले तो सिर्फ 2 अंश हुआ करता था, 2 ppm,
कार्बन डाइऑक्साइड का, अब वो बढ़ के 380 हो गया। अगर 475 तक या उससे ज़्यादा हो गया तो खतरनाक होगा। इसलिए पूरी दुनिया के लोग तो बेशक वो कर रहे हैं इस पर कोशिश, हमें भी इस पर कोशिश करना है। और इसके लिए जा बजा पेरिस में गोष्ठियाँ हुआ करती हैं, सरकारी तौर से मीटिंगें हुआ करती हैं, उस पर हमें सच्चे दिल से अमल करना है। ठीक है, खुदा हाफिज, भारत माता की जय, वंदे मातरम।